मरने के बाद वापस आने पर मैंने सबसे पहला काम यह किया कि एक पत्थर निगल लिया। साथ ही मैंने भीड़ में मौजूद अपनी प्रिय लड़की को भी एक बांस के हरे पत्ते को निगलने के लिए मजबूर किया। सबको लगा कि मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि 1 मिनट से भी कम समय में पूरी दुनिया बदलने वाली थी। हर इंसान को उस भोजन के आधार पर एक खास महाशक्ति मिलने वाली थी, जो उसने बदलाव से पहले खाया था। पिछले जन्म में आपदा से पहले मैंने मटन बन खाया था और मुझे लंबे बाल वाली प्रतिभा जागी थी। शुरुआत में खराब मौसम में यह प्रतिभा थोड़ा काम आती थी, मानसिक शक्ति खर्च करके ऊन बनाना। लेकिन जैसे-जैसे राक्षस ताकतवर होते गए, मैं बस एक भेड़ बनकर रह गया जिसे कोई भी काट सकता था। इसलिए इस बार मैंने मौत से वापस आने के लिए पूरी तैयारी की थी। पिछले जन्म में मैंने एक कमजोर हड्डियों वाला विशाल कुत्ता देखा था। वो दरअसल शहर के दक्षिण की पुरानी दुकान के मालिक का पाला हुआ मटन कुत्ता था। जिज्ञासावश और संयोग से मुझे दुकान के मालिक से पता चला कि उस कुत्ते ने पहरा देते समय गलती से एक जेड पत्थर निगल लिया था। मरने के बाद वापस आते ही मैंने सबसे पहले शहर के दक्षिण की उस पुरानी दुकान को ढूंढा और वह जेड पत्थर खरीद लिया। रही बात मेरी क्लासमेट शावानरो को उसका प्यारा बांस का पत्ता जबरदस्ती खिलाने की, तो असल में शावानरो मुझे पसंद करती थी। पिछले जन्म में आपदा आने के बावजूद शावानरो ने मुझे नहीं छोड़ा था। उसे एक बहुत मजबूत ठंडे खून वाली प्रतिभा मिली थी, जिससे वो आपदा के बाद के रेगिस्तानी नरक में भी जिंदा रह सकती थी। फिर भी वह टूटे दिल के साथ मेरे साथ रही, मेरी कमजोर सी प्रतिभा की रक्षा करती रही। आखिरकार उसी की वजह से हम दोनों को बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी। इस बार पुनर्जन्म लेकर मेरा मकसद यही है कि उसे एक ज्यादा मजबूत प्रतिभा दिलाई जाए। पिछले जन्म में शावानरो का पालतू बांस का हरा पत्ता मटन के प्रभाव से एक गोंद वाले ड्रैगन में बदल गया था। अगर वह दक्षिण की उस पुरानी दुकान के कुत्ते से हारा न होता, तो शायद आगे चलकर 5 पैरों वाला ड्रैगन बन सकता था। निकलने के लिए मजबूर करने की वजह भी पिछले जन्म के इंसानों के अनुभव से आई है। निगल कर मिली प्रतिभा सबसे बेहतर होती है। अगर मेरे पास खुद की ड्रैगन नस और जेट पत्थर न होते, तो शायद मैं भी शावानरो जैसा ही रास्ता चुनता। अब एक साधारण गोंद ड्रैगन भी शावानरो की पिछली बर्फ वाली प्रतिभा से कहीं ज्यादा ताकतवर है। इस पल मेरी जिद के आगे शावानरो का मन उलझन में है। एक तरफ वह लड़का है जिसे वह सालों से चाहती है, दूसरी तरफ उसका प्यारा पालतू, उसका दिल बुरी तरह उलझा हुआ है। मेरी जिद देखकर आखिरकार शावानरो ने फैसला कर लिया। माफ करना शाओचिंग, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। शावानरो ने शाओचिंग को उठाया और पूरी क्लास के सामने उसे मुंह में डाल जैसे नूडल्स हो। उसने चुपचाप उसे खा लिया। मुझे देखते हुए शावानरो ने भी मेरे साथ पागलपन निभाया। पूरी क्लास हैरानी से चुप रह गई। वे बस गुस्से में चीख सकते थे। उन्हें लगा जैसे वे भी पागल हो जाएंगे। तभी शावानरो पानी की मशीन की तरफ भागी और कई गिलास पानी पागलों की तरफ पी गई। वह दीवार से टिककर लगातार लटपटाती रही। पूरी क्लास को होश आया। मैंने खुद देखा। शावानरो, तुम पागल हो गई हो क्या? उसने कहा खाओ और तुमने सच में खा लिया। यकीन नहीं होता। इतनी अजीब बात मैं कैसे देख रही हूँ। टीचर भी सदमे से उबर नहीं पा रही थी। वह नौजवानों की सोच बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी। जब सब बातें कर रहे थे, मैं शावानरो के पास पहुंचा। उस वक्त उसका चेहरा परी जैसा सफेद पड़ चुका था। दर्द से निकले पसीने और आंसू उसके माथे से चिपके थे। वह बहुत बेबस लग रही थी। उसी पीले चेहरे के साथ मैंने अपने पेट के दर्द को दबाते हुए उसे अपनी बाहों में गिरने दिया। मैंने कर दिया। शावानरो दर्द से चीखी और मुझे कसकर पकड़ लिया। उसका पीला चेहरा देखकर मुझे भी तकलीफ हुई। बोलते-बोलते उसके मुंह से खून बहने लगा। यह देखकर टीचर घबरा गई। हमने जल्दी से एम्बुलेंस बुलाई। जब क्लास शावानरो के पीछे भागी, तभी ठुकराया हुआ गाओ जुन्हो चक्कर खाकर गिरने लगा। गुस्से से उसकी आंखों के आगे लगभग अंधेरा छा गया। लंबा चौड़ा शरीर, सालों की ट्रेनिंग, मजबूत मांसपेशियां, वह जोर से पैर पटकते हुए आगे बढ़ा। संजिए, तुम मरने लायक हो। तुम्हें पता है वह तुम्हें पसंद करता है। फिर भी तुमने उसे सांप खिलाया। उसका गुस्सा बिजली जैसा तेज था। पूरी क्लास डर गई। मुझसे गाओ जुन्हो को देखा नहीं गया। मैंने कमजोर होती शाह वानरो को गले लगाया और फोन निकालकर स्क्रीन देखी। गाओ जुन्हो भीड़ को धकेलते हुए मेरी तरफ दौड़ा। मैंने शाह वानरो को पकड़े-पकड़े उल्टी गिनती गिनी। जैसे ही गाओ जुन्हो पास आया, मुझे चक्कर सा आया। कई लोगों ने अनजाने में सांस रोक ली। ठीक 10 बजे खिड़की के बाहर एक तेज सूरज चमकी। चकाचौंध रोशनी से लगभग सब अंधे हो गए। कुछ ही पल में वह रोशनी गायब हो गई। गांव जुन्हो अंधेपन के कारण सीधा जमीन पर गिर पड़ा। रोशनी के बाद कुछ ही सेकंड में एक विशाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान पूरे सौरमंडल में फैल गया। तभी सबने अनजाने में खिड़की से बाहर पे कुछ नजर नहीं आया। ज्यादातर लोग जल्दी सामान्य हो गए और सोचा कोई खास बात नहीं। बस कुछ लोगों ने इंटरनेट खंगाला और पाया कि फोन में सिग्नल ही नहीं है। गांव जुन्हो फिर उठा और गुस्से से मेरी तरफ झपटा। आज मैं वानरों के लिए अपना गुस्सा निकाल कर रहूंगा। आवाज में कातिलाना नफरत थी। सालों की ट्रेनिंग वाला 1.9 मीटर लंबा शरीर, साफ मांसपेशियां, उस पर पूरी क्लास दिल से मेरी तरफ थी। जैसे ही उसकी मुट्ठी मुझ पर पड़ने वाली थी, मैं चीख पड़ा। आसमान का रंग अचानक खून जैसा लाल हो गया। सौर तूफान से चुम्बकीय क्षेत्र गड़बड़ा गया था और आसमान का रंग बदल गया था। उसी वक्त मेरी बाहों में शाह वानरो दिल दहला देने वाली चीख के साथ बदलने लगी। सबकी नजर उस पर पड़ी। उसका चेहरा पीला था और साफ नजर आ रहा था कि कुछ अजीब बदलाव हो रहा है। उसके सिर पर ड्रैगन जैसे 2 सींग उभरे, चांदी जैसी बिजली चमक रही थी। उसके खूबसूरत चेहरे के इर्द-गिर्द तारों जैसी सफेद पपड़ीदार परत थी। कंधे तक फैली हुई एक हरा गोल छोटा ड्रैगन उसके इर्द-गिर्द घूम रहा था। एक सफेद लंबी आस्तीन हल्की रोशनी बिखेर रही थी। उसका सुंदर शरीर बस झलक भर दिख रहा था। पीछे एक सफेद ड्रैगन हाइफन पूंछ धीरे हिल रही थी, जैसे किसी टीवी सीरियल का प्राणी हो। बदलाव के बाद शाह वानरों के दिमाग में यह सारी जानकारी भर गई। उसी पल उसे धुंधला-धुंधला समझ आया कि मैंने उसे वह पत्थर क्यों खिलाया था। सब उसी की भलाई के लिए था। जो हमेशा मुझे समर्पित रही, वह उकसावे को सह नहीं पाई। वह मेरे आगे खड़ी हो गई और बस अपना हाथ बढ़ाकर गाँव जुन्हो की बड़ी मुट्ठी आसानी से रोक दी। गाँव जुन्हो की मुट्ठी का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसका हाथ शाह वानरों की हथेली से टकराया और उसके कवच पर मौजूद विषय देववज्र ने उसे बुरी तरह जला दिया। गाँव जुन्हो का दायां हाथ काला पड़ गया, धुआं उठने लगा। वह दर्द से तड़प उठा और भागकर पानी ढूंढने लगा, हाथ पर उंडेलने लगा। तभी शाह वानरों का चेहरा धीरे-धीरे सामान्य होने लगा। सिर के सींग जल्दी ही गायब होकर पुराने रूप में लौट आए। वह मेरी ओर देखकर तारीफ चाहती थी, पर मैं वैसा ही सामान्य दिखा। फिर भी शाह वानरों को साफ महसूस हुआ कि मेरे सामने आते ही वह कांपने लगी थी। यह वह डर था जो कोई छोटा प्राणी किसी बड़ी समझ से परे शक्ति के सामने महसूस करता है, जो जीन के भीतर से गहराई से उठता है। उसे शक जरूर हुआ कि मैंने पहले जो कहा था, मैंने कुछ और भी निगला है, वो सच था। उसे पता नहीं था वो क्या चीज थी, पर उसके मन और शरीर में समर्पण की भावना जागी, जिससे मेरे लिए उसका प्यार और गहरा हो गया। उसे नहीं पता था मुझे इस आपदा के बारे में इतना कैसे पता है, पर उसे यकीन था कि मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसकी मौजूदा ताकत मेरी देन थी। उसी वक्त खिड़की से तेज रोशनी और तेज होने लगी। रात को लाल सूरज जैसा रोशन कर दिया। लगभग उसी पल गाँव जुन्हो की चीख सुनाई दी। एक पल की खामोशी के बाद वह चीख पूरी क्लास में गूंज उठी।
बहुत से लोग जो स्थिति समझ नहीं पाए, वे उस अजीब आसमानी रोशनी से डरकर चीखने लगे। हालात बेहद अफरा-तफरी वाले हो गए, तभी वो रोशनी गायब हो गई। क्लासरूम में खून के धब्बे थे। एक विशाल मछली जैसी आकृति थी और उसके नीचे 2 खून से लथपथ इंसान दबे थे। बाकी लोग जमीन पर बैठे उन दोनों आकृतियों को घूर रहे थे। वह खून से सनी विशाल आकृति मानो मदद के लिए पुकार रही थी। बाकी बचे लोगों में कुछ अजीब आकृतियां भी मिली हुई थी। कोई भूत बंदर जैसा छोटा, कोई कीड़े जैसा मुड़ा हुआ, कोई भेड़िया जैसा उम्रहीन, पर सबकी एक जैसी बात थी, शरीर बाहर से मांस से ढका हुआ, डरावना, जैसे नरक से आए शैतान हो। वे सब उसी वक्त क्लास के आम छात्रों का पीछा कर रहे थे। उनके हाथ नुकीले, मुंह तेज, जिसे पकड़ लेते उसे वहीं फाड़ डालते। क्लासरूम की वो हल्की सी अफरा-तफरी अब कत्लेआम में बदल चुकी थी, जैसे नरक हो। मॉनिटर यह सब देखता रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि 2 झलकों की चमक के बाद पूरी दुनिया क्यों बदल गई। उसे नहीं पता था कि उस रोशनी और चुंबकीय तूफान के मेल से एक म्यूटेशन बना था। सिर्फ मजबूत मन वाले लोग ही इस अजीब शक्ति के हमले का सामना कर पाते थे। यही वजह थी कि वे बाहरी चीजों से जागृति पा सके। गाओ जुन्हो साफ तौर पर मजबूत मन वाला इंसान नहीं था। जब वो भ्रम में था, वो उस अजीब शक्ति के हमले को रोक नहीं पाया। वो अजीब ऊर्जा तेजी से उसके शरीर के हर हिस्से में फैल गई। उसकी त्वचा से खून बहने लगा। वो लगातार खुद को नोचने लगा। उसकी सामान्य त्वचा अनगिनत छोटे-छोटे खून के निशानों से फट गई। बस 2-3 सेकंड में गाओ जुन्हो का शरीर आधा सिकुड़ गया। पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसका पुराना रूप बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा था। वे किसी इंसानी हालत से परे जा चुका था, लगभग चकनाचूर। एक तेज मरोड़ के बाद उसके पैरों से नुकीले पंजे निकले, साथ में एक तीखी कान फाड़ू चीख। गाओ जुन्हो ने अपने सामने खड़ी लड़की को भी मरोड़ दिया। इतनी तेजी थी कि लगभग चौंका देने वाली थी। पलक झपकते ही उसने एक लड़की के शरीर को 2 हिस्सों में काट डाला। दूर खड़ा मॉनिटर कांप उठा। उसे एक पक्षी जैसा प्राणी दिखा। उसकी आंखें सिकुड़ गई। यह एक खूनी शैतान था। पर यह म्यूटेशन गाओ जुन्हो से कैसे हुआ? म्यूटेशन वाले उस दिन मैं छुट्टी पर होने की वजह से स्कूल नहीं गया था। इसलिए वह लाल स्क्रीन वाला दृश्य मैंने खुद नहीं देखा। मुझे वापस जीवन मिलने के बाद पता चला कि म्यूटेशन के बाद ढेरों राक्षस पैदा हुए थे। गाओ जुन्हो से बना पक्षी राक्षस खूनी शैतान कहलाता था। भले ही ये एक राक्षस भर था, उसकी रफ्तार अजीब थी, पंजे चाकू जैसे तेज। म्यूटेशन के शुरुआती दौर में यह लगभग सबसे खतरनाक और जानलेवा राक्षस माना जाता था। शुरुआती दौर में इंसान म्यूटेशन के बाद भी अपनी प्रतिभा से परिचित होने में समय लेते हैं। जब उनका सामना खूनी शैतान की भयानक रफ्तार से होता तो हो सकता है प्रतिभा जगने से पहले ही उनकी जान चली जाए। सिर्फ शीर्ष स्तर के प्रतिभाशाली ही जल्दी हालात समझकर बच पाते। आम लोग खूनी शैतान को 4 राक्षसों के रूप में ही देख पाते, खासकर अंधेरे में, जहां सिर्फ हल्की तारों जैसी लाल रोशनी होती। खूनी शैतान उल्लू जैसा बर्ताव करता, जिससे अंधेरे में उससे निपटना और मुश्किल हो जाता। मेरी जागृति के शुरुआती दौर में मैं ज्यादा माहिर नहीं था। पड़ोसियों ने मुझे राक्षस समझकर घर से निकाल दिया था। अगर उस वक्त शावानरो तुरंत मेरे पास न आती और मेरा साथ न देती, तो शायद मैं बाहर ही मर जाता। पर घर पर होने की वजह से मैं खूनी शैतान से बच गया था। इससे मुझे यह भी समझ आया कि पिछले जन्म में हमारी क्लास से लगभग कोई भी स्कूल से जिंदा बाहर क्यों नहीं निकल पाया था। मैंने आंखें चमकाते हुए खूनी शैतान की तरफ देखा। मन ही मन मैंने तुरंत अपनी प्रतिभा जगाने की कोशिश की। फिर मेरे दिमाग में तुरंत वो प्रतिभा उभर आई। जैसे ही मेरी आंखें चमकी, खूनी शैतान ठीक उसी वक्त पास आ चुका था। पैर टिकाते ही मुझसे सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। काला सुनहरा उड़ने वाली मछली वाला हेलमेट मेरा चेहरा ढक गया। सोने जैसी लटा की लपटों की तरह पीछे लहरा रही थी। गहरा सुनहरा कवच ड्रैगन की पपड़ी जैसा मेरे पूरे शरीर पर छा गया। मेरा शरीर खाली सा, फिर भी बेहद ताकतवर लगने लगा। पीठ पर एक नौजवान योद्धा जैसी छवि नाच रही थी, मानो कोई देवता। जैसे ही कवच उतरा, श्यावानरो मुझे देखकर मुग्ध हो गई। राक्षस मानो उकसाए जाकर मेरी तरफ बढ़े। सबसे पास वाला विशाल मछली हाइफन राक्षस था, 3-4 मीटर ऊंचा, दिखने में मेरे हेलमेट जैसा। पर मुझे देखते ही उसमें कोई पुरानी इंसानी याद जाग उठी, जिससे उसका छुपा हुआ डर उभरा। वह गुस्से में मुझ पर झप श्यावानरो ने मुझे मछली राक्षस पर झपटते देखा। दोनों शरीर टकराए, मुझे अदृश्य लहरें दिखी। उसी पल हमारी ताकत से एक दरार बन गई। कवच पहने होने के बावजूद, लगभग 2 मीटर लंबा होकर भी, मैं उस विशाल मछली राक्षस के आगे बचा सा लग रहा था। आकार के फर्क से मेरा शरीर जमीन से टकराकर टूटने लगा। मुझे लगा जैसे मैं गाँव जुन्हाओ का खूनी राक्षस बन गया हूँ, जो बड़ा चालाक था। मुझे लगा मछली राक्षस हावी हो गया है। मैं चीखते हुए दोनों तरफ भागा। तभी मैंने एक कदम पीछे लेकर पलटा और मछली हाइफन राक्षस को घसीटकर लगभग 4 मीटर ऊंचे खूनी हाइफन राक्षस के सामने पटक दिया। मछली हाइफन राक्षस का विशाल शरीर दीवार में फंस गया। खूनी राक्षस बुरी तरह गुस्सा गया। उसने अपने पंखों से मछली राक्षस को कुचलने की कोशिश की, जो लगभग एक भारी लबादे जैसा लग रहा था। उसका इंसानी चेहरा किसी पक्षी जैसा लग रहा था, मानो कुछ सोच रहा हो। उसे एहसास हुआ कि अकेले वह काले कवच वाले इस इंसान को हिला नहीं सकता। तो खूनी राक्षस चीखने लगा। मुझे समझ आया कि यह सिर्फ गुस्से में नहीं था, बल्कि खून की लहरों से वह उन तमाम अदबदले राक्षसों को भी मुझ पर हमला करने के लिए बुला रहा था। मैंने देखा कि जो राक्षस पहले सतर्क खड़े थे, वे अब अपने मांस लोटों समेत हरकत में आ गए। साथ ही कई राक्षसों ने अपने मांस के टुकड़े मुझ पर फेंके। खूनी राक्षस छत की तरफ उड़ा और मुझ पर हमला करने की कोशिश करने लगा। मैंने कमजोर होने का नाटक किया, फिर पीछे से काला हाइफन सुनहरा चमकता विशालकाय रूप धरा। मैं सामने खड़े राक्षसों की तरफ मुड़ा, जमीन पर पैर टिकाकर तेज आंधी की तरह उन 4 राक्षसों पर झपट पड़ा। साथ ही हवा में घूमते हुए मेरे हाथ की विशाल कुल्हाड़ी से एक रोशनी की लकीर चमकी। चारों राक्षस 2-2 टुकड़ों में कट गए। खूनी राक्षस मुझे मारने के लिए दौड़ा। फिर मैंने मुड़कर कुल्हाड़ी घुमाई, रोशनी और तेज हो गई। खूनी राक्षस मुझसे 2 टुकड़ों में कट गया। खूनी राक्षस के मरते ही क्लासरूम में सन्नाटा छा गया। मैंने बाकी छात्रों की तरफ देखा। राक्षसों को मेरे शरीर से आती तेज खून की गंध महसूस हुई थी। वे रुककर मुझे घूरने लगे। मैंने बिना जरा भी रुके बिजली की तरह बाकी राक्षसों को भी खत्म कर दिया। 3 मिनट में क्लासरूम के सारे राक्षस साफ हो चुके थे। तभी बचे हुए लोग बाहर निकलने की गुहार लगाने लगे। मैं ठंडे कदमों से मंच की तरफ बढ़ा। शांत हो जाओ, मैंने बस इतना कहा और पूरी क्लास खामोश हो गई। अंत आ रहा है, अभी बाहर राक्षस हैं, जो जिंदा रहना चाहते हैं मेरी सुनो। मैंने बस इतना ही कहा था कि दरवाजे से एक विशाल नरक कुत्ता अंदर आया। उसने जीभ चटकाई और क्लास में मौजूद लोगों को घूरा। धीमी गुर्राहट के साथ वह क्लास की तरफ बढ़ा। ठीक उसी नाजुक पल पर भीड़ में एक लड़की गला फाड़कर चीख पड़ी। नरक कुत्ता बेकाबू हो गया। मैंने भौहें सिकोड़ी और नरक कुत्ते पर नजरें जमाई। यह वही नरक कुत्ता था जो स्कूल में म्यूटेट होकर तीसरे स्तर का नरक कुत्ता बना और क्लाउड सिटी का बादशाह बन गया था। अगर उस समय ऊंचे स्तर के लड़ाकों ने न रोका होता, तो पूरा क्लाउड सिटी उसका निवाला बन जाता। इस बार मैंने खुद यह काम नहीं करने का सोचा, बल्कि शाह वानरो को इशारा किया। मुझे देखते ही शाह वानरो ने आंखें बंद की और बिजली से बच निकली। एक बिजली कुत्ते की गर्दन के पीछे टकराई। उसके शरीर पर एक काला निशान उभरा। यह वही नरक कुत्ता था जिसे पहले कभी उस पुराने साथी ने घायल किया था। नरक कुत्ता बुरी तरह भड़क उठा। उसने अपना विशाल मुंह खोला और क्लासरूम में घुस आया। मेज से एक काला धुआं उठा और गायब हो गया।
मेज के पास खड़े 2 लोगों का चेहरा सीधे विकृत हो गया। मैंने देखा कि नरकुत्ता शाह वानरों की बीशियाओं देव वज्र भी झेल सकता है। इसलिए मैंने खुद यह काम करने का फैसला किया। मैं उसके पीछे दौड़ा और जंगली बैल की तरह सीधे नरकुत्ते को जमीन पर पटक दिया। नरकुत्ता फुर्तीला था और आसमानी हमले से बच सकता था, पर मुझसे नहीं बच पाया। पास खड़ी शाह वानर ने जल्दी से अपने हाथ का हथियार मुझे थमाया। मैंने नरक कुत्ते को पलटवार का कोई मौका न देकर सीधे वार कर दिया। आखिरकार मैं नरक कुत्ते के शव के पास गया, उसका पेट चीरा और उसके अंदर से एक शुद्ध सोने का टुकड़ा निकाला। पिछले जन्म में इस तरह के सोने के टुकड़े को आत्मिक स्वर्ण कहा जाता था। अगर कोई इस आत्मिक स्वर्ण को अवशोषित कर ले, तो उसे आगे बढ़ने का मौका मिलता है। यह सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद तरीका था तरक्की का, पर हर म्यूटेंट यह सोना नहीं निकाल पाता। बहुत कम में ही निचले स्तर का आत्मिक स्वर्ण बन पाता है। शरीर में जितनी बेहतर गुणवत्ता का आत्मिक स्वर्ण होता, म्यूटेंट उतना ही ताकतवर होता। पिछले जन्म में श्या वानरों ने कभी हार नहीं मानी थी। जब मुझे लगा कि मुझे पांडु वंश वाली प्रतिभा जग चुकी है, तो मैंने यह सात्विक स्वर्ण श्या वानरों को दे दिया। इसे दिल से लो और मन लगाकर अवशोषित करो। श्या वानरों ने वह आत्मिक स्वर्ण लिया और बिना झिझक मेरे कहे अनुसार किया। उसके हाथ का आत्मिक स्वर्ण गायब हो गया और वह ताजा और सहज नजर आने लगी। पर यह तो बस बाहरी नजारा था। असली प्रतिभा की बढ़त कहीं गहरी थी। हम दोनों अब स्तर 2 के जागृत बन चुके थे। इस वैश्विक बदलाव के शुरुआती दौर में स्तर 2 जागृत की ताकत ज्यादातर खतरों से निपटने के लिए काफी थी। मैं उस लड़की के पास गया जिसने अभी-अभी चीखकर नरक कुत्ते को मेरी तरफ भड़काया था, पर उसका सिर सीधे जमीन पर लुढ़क गया। मैंने उसे सख्ती से देखा। आखिरकार बेवकूफी की कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। अब बस चंद लोग ही बचे थे। चैनजी दीदी, अब हम सब आपकी सुनेंगे। अब हमें क्या करना है? हम क्या करें? तभी क्लासरूम के बाहर से एक भयानक चीख गूंजी और उसके साथ ही बाहर के राक्षसों की 4 आवाजें गूंज उठी। मुझे पता था यह स्कूल के वे राक्षस थे जो अब झुंड बनाना शुरू कर चुके थे। मुझे याद है पिछले जन्म में स्कूल में छात्रों की भीड़ बहुत घनी थी। बहुत से छात्र राक्षस बन चुके थे। स्कूल के अंदर राक्षसों की एक पूरी सेना बन गई थी। भले ही अब मुझ में प्रतिभा जग चुकी थी, हजारों राक्षसों के आगे मैं टिक नहीं पाता। मैं जल्दी से क्लासरूम का दरवाजा बंद करने दौड़ा। बेवकूफी मत करो, जल्दी मेजें खिसकाकर खिड़की दरवाजे बंद करो। मैं कोने में खड़े लोगों पर चिल्लाया। थोड़ी झिझक के बाद छात्रों की सहज प्रवृत्ति जाग उठी। कुछ लोग उठकर एकजुट हुए और दरवाजा खिड़की बंद करने लगे। जैसे जैसे राक्षसों की सेना पास आई, शाओ छान क्लास की सुंदरी ने राक्षसों के बीच भागती हुई शाओ वही को पहचान लिया। वह उसकी रूममेट और सबसे अच्छी दोस्त थी। उस वक्त बाहर शाओ वही की हालत बहुत बुरी थी। उसकी दर्दनाक हालत देखकर शाओ छान का दिल पसीज गया। एक पल में शाओ छान दरवाजे तक पहुंच गई। उसने हाथ बढ़ाकर दरवाजे को रोक रही मेज हटाने की कोशिश की। तभी मैं शाओ छान के पास आया और उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। क्या तुम चाहती हो हम सब उसके साथ ही दफन हो जाएं? मेरी आवाज ठंडी थी। छंजिए, यह क्या मतलब है? शाओ वही मर रही है। मैं उसे यूं मरता नहीं देख सकती। मेरे हाथ न छोड़ने पर शाओ छान भड़क उठी। छंजिए, तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? मैंने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है मैं बेरहम हूं, तो जाओ खुद ही देवी बन जाओ। मैंने कहा और अपनी सुरक्षा प्रतिभा सक्रिय करते हुए दरवाजा खोल दिया। एक हाथ से शाओ छान को बाहर धकेला और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। शाओ छान गलियारे में खड़ी होकर अचानक पलटी और दरवाजा जोर से पीटने लगी। छंजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं बस नाटक कर रही थी, मुझे अंदर आने दो। गलियारे के बाहर राक्षसों को देखते ही शाओ छान की आंखें लाल हो गई, चेहरा पीला पड़ गया। वह दरवाजे की तरफ भागी। क्लासरूम में बाकी सब चुपचाप बैठे कोने में सुन रहे थे कि गलियारे में राक्षस लड़ रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं हुई आवाज निकालने की। मैं दरवाजे के पीछे खड़ा घबराया हुआ देख रहा था। अगर राक्षस अंदर घुस आते तो मेरी मौत तय थी। मुझे श्या वानरों को स्कूल से सुरक्षित बाहर निकालना ही था। राक्षसों के शाओ छान का शरीर खा जाने के बाद अचानक गलियारे से आवाजें आनी बंद हो गई। क्या हुआ? अचानक इतनी खामोशी क्यों है? क्या राक्षस चले गए? क्लासमेट्स ने चारों तरफ देखा। उन्हें लगा शायद गुस्सा शांत हो गया, पर वे फिर भी हिले नहीं। हिलने की हिम्मत नहीं हुई। सबकी नजरें मुझ पर टिकी थी। पिछले अनुभव और सबक से मुझे पता था, अगर उन्हें जिंदा रहना है, तो उन्हें मुझ पर ही निर्भर रहना होगा। मैंने खिड़की से बाहर झांका। कांच के पार साफ दिखा कि शाओ छान को राक्षसों ने पूरी तरह खा लिया था। सिर्फ खून का ताला बचा था। सारे राक्षस जमीन पर पड़े हुए थे, मानो किसी चीज से डरे हुए कांप रहे हों। सामान्य क्रम के हिसाब से शाओ छान को खाने के बाद अगला निशाना क्लासरूम वालों को बनना चाहिए था, न कि यूं चुप बैठ जाना। मैं भी असमंजस में था, क्योंकि मैं उस दिन स्कूल में नहीं था। मुझे भी पूरी तरह अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। मुझे भी खतरे का एहसास हुआ। छंजिए, बाहर क्या हुआ? श्या वानरो बाहर पूछने आई। उसने लंबी तलवार कसकर पकड़ी थी। किसी भी हालात में वो मुझे बचाने सबसे पहले दौड़ जाने को तैयार थी। मैं पलटा और श्या वानरो को सिर हिलाते देखा। अभी पता नहीं, हालात देखते हैं। मैंने जैसे ही कहा, क्लासरूम के बाहर आवाज हुई। अजीब कदमों की आहट क्लासरूम की तरफ बढ़ने लगी। हर कदम मानो सबके दिल पर दस्तक दे रहा था। बच्चों, बाहर आओ खेलने। मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ भी कुछ स्वादिष्ट बांटना चाहती हूँ। गलियारे से एक लड़की की आवाज आई। कुछ भारी सी सुनकर सबकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। यह तो झाओ शाओलू की आवाज है। क्या उसने आज छुट्टी नहीं ली थी? फिर यह वापस क्यों आई? छात्रों में से गाओ शाओली घबराते हुए बोली। ऐसा लग रहा था झाओ शाओलू का आना उसके लिए बड़ा झटका था। वो यहाँ क्यों आई? नहीं, गाओ जुन्हाओ की तरह राक्षस बनकर हमसे बदला लेने तो नहीं आई। अगर ढूंढना ही है तो गाओ शाओली को ढूंढे। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। झाओ शाओलू के हॉस्टल रूममेट्स आपस में फुसफुसाने लगी। लगता था इन्होंने पह जाओ शालू के साथ कुछ बुरा किया था। वे घबराई हुई थी। क्लासरूम का दरवाजा 3 बार जोर से पीटा गया। मैंने हाथ में पकड़ा हथियार कसकर थाम लिया। जाओ शालू, बदला लेने आई हो।
या कुछ और, अगर उसने मुझ पे या शावानरो पर हाथ उठाने की हिम्मत की, तो मैं बिना झिझक उसका सिर काट दूँगा। गाओ शाओली दोनों हाथों से सिर पकड़कर क्लासरूम के कोने में सिकुड़ गई। दरवाज़ा खोलो मेरी छोटी बहन, तुम्हें तो मेरे साथ खेलना पसंद था ना, अब क्यों नहीं खोलती? झाओ शाओलू मुस्कुराई, पर उसकी आवाज़ बेहद अजीब थी। दस्तक जारी रही। अगले ही पल क्लासरूम का दरवाज़ा टूट गया। दरवाजे पे एक इंसान जैसा राक्षस खड़ा था। हे, मैंने तुम्हें देख लिया। झाओ शाओलू मुस्कुराई और उसके आठों पैर एक साथ हिले। बिजली की तरह वह क्लासरूम में घुस आई। म्यूटेशन के बाद उसका शरीर कई गुना बड़ा हो गया था। अंदर आते ही उसने क्लासरूम का आधा हिस्सा घेर लिया। शाओलू, मुझे माफ कर दो। गाओ शाओली को अपने खतरे का अंदाजा हो गया था, तो वह सीधे झाओ शाओलू के सामने घुटनों पर गिर पड़ी। माफ? क्या तुमने कभी उस दिन के बारे में सोचा भी था? अब मुझसे माफी मांगना कितना हास्यास्पद है। झाओ शाओलू का चेहरा पागलपन से भरा था। शरीर लगातार कांप रहा था। उसे पुराना दर्द याद आ रहा था। उसकी आत्मा भारी सदमे में थी। अब उसके पास बदला लेने की ताकत थी और वह बेहद उत्तेजित थी। हाँ, ये सब उसी ने किया। गाओ शाओली की एक क्लासमेट भी उसका बचाव करने आगे आई। साथ ही एक-एक कदम दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। तुम भाग नहीं सकती। झाओ शाओलू की आंखें ठंडी पड़ गईं। फिर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैंने बिना किसी शक के यह सब देखा। झाओ शाओलू ने जरूर कोई मकड़ी खाकर म्यूटेट किया था। इसीलिए वह मानसिक शक्ति से चीजों को नियंत्रित कर पा रही थी। मुझे लगा वह अंत के करीब पहुंच चुकी थी। झाओ शाओलू ने मेरी नजर पर ध्यान नहीं दिया। एक पल में वह भागती हुई लड़की के पास पहुंची। जैसे ही उसने पंजा गिराया, लड़की का शरीर दो हिस्सों में बंट गया। उसने एक टुकड़ा उठाकर मुंह में डाल लिया और चबाने लगी। यह खूनी नजारा देखकर कई क्लासमेट्स की तबीयत बिगड़ गई। गाओ शाओली को न जाने कहां से हिम्मत मिली। उसने जमीन पर पड़ा एक स्टूल का पैर उठाया और झाओ शाओलू पर वार किया। पर लगा जैसे किसी लोहे पर वार हुआ हो, कोई असर नहीं हुआ। उल्टा वह पैर जमीन पर गिर पड़ा। झाओ शाओलू को गाओ शाओली का वार महसूस हुआ, तो उसने उसका मजाक उड़ाया। इतनी जल्दबाजी क्यों है? फिर उसने गाओ शाओली को थोड़ा-थोड़ा अपने मुंह की तरफ खींचा। उसकी ताकत के आगे गाओ शाओली फंसकर मौत के करीब पहुंच गई। चाहे वह जितना भी छटपटाए, कोई फायदा नहीं हुआ। गाओ शाओली से खून बहने लगा। उसकी चीखें पूरी क्लास में गूंज उठी। करीब 10 सेकंड में झाओ शाओलू ने गाओ शाओली का आधा शरीर खा लिया। फिर बदला पूरा नहीं हुआ था। वह जाने के मूड में नहीं थी। इसके बजाय उसकी नजर मुझ पर और शावानरों पर टिक गई। तुम दोनों तो स्वादिष्ट लगते हो। झाओ शाओलू का मुंह खून से लथपथ था। उसकी हिंसक आंखें मुझ पर और शावानरों पर टिकी थीं। हम जागृत थे। झाओ शाओलू की नजर में सब कुछ बस स्वादिष्ट खाना था। बदला लेने के बाद झाओ शाओलू सीधे मुझ पर और शावानरों पर घूरने लगी। मैंने अपना हथियार पकड़ लिया, किसी भी वक्त लड़ने को तैयार। अगर झाओ शाओलू ने हम पे हाथ ना उठाया होता, तो मैं उससे उलझना नहीं चाहता था। राक्षस बनने से पहले झाओ शाओलू भी एक बदकिस्मत लड़की ही थी, और अब उसने मुझ पर नजर गड़ा दी थी। इस हालत में मुझे उसका सिर काटना ही पड़ता। झाओ शाओलू की भयंकर हंसी मानो मेरी आवाज सुन ही नहीं रही। उसके नाखूनों से एक बड़नुकीला पंजा निकला और हवा में मुझे पकड़ने लपका। मैं चीख पड़ा, मेरे हाथ का हथियार टेढ़ा हो गया। जबरदस्त ताकत से पूरा क्लासरूम हिल गूंजी। हथियार सीधे झाओ शाओलू के पंजे से टकराया। दोनों की टक्कर से तेज चिंगारी उठी। तेज झटका महसूस कर झाओ शाओलू 2 कदम पीछे हट गई। उसका प्यारा पंजा घायल हो गया था। झाओ शाओलू पूरी तरह पागलपन में डूब गई। जिसने भी मुझे चोट पहुंचाई वह मरेगा। झाओ शाओलू ने सिर उठाकर गुस्से से चीखा, मानो उसने मुझे उस इंसान की तरह देख लिया हो जिसने कभी उसे सताया था। गुस्से के बाद झाओ शाओलू ने अपना बड़ा मुंह खोला। काले मुंह के अंदर एक हलचल हुई। फिर उसमें से एक मोटा सफेद धागा निकला, हल्के हरे रंग की चिपचिपी क्षरण वाली परत से ढका हुआ। यह झाओ शाओलू के म्यूटेशन के बाद का खास मकड़ी जाल हमला था। जाल एक बड़े नेट में बदलकर सीधे मेरी तरफ आया। मेरी आंखों में एक हल्की सुनहरी चमक पौंधी। मेरे शरीर के अंदर की ऊर्जा पागल सी हो उठी। इतनी संकरी जगह में इतना बड़ा हमला, मेरे लिए बच पाना लगभग नामुमकिन था। मैंने इसी मौके पर अपनी जागृत प्रतिभा आजमाई। मैंने देखा एक पीली रोशनी तेजी से मेरे शरीर पर चढ़ी। जल्द ही यह मेरे हाथ की काइथियन कुल्हाड़ी से लिपट गई। कुल्हाड़ी आसमान की तरफ उठी। आसपास की जगह कांपने लगी। पूरी इमारत मानो भूकंप से हिल रही थी। कमरे की मेजें हिलती रहीं। आसपास की खिड़कियां भी दरक गई। जैसे ही मकड़ी जाल मुझे लपेटने वाला था, मैंने सिर काट दिया। काइथियन कुल्हाड़ी से एक हल्की हरी धार निकली और सीधे उस जाल पर नहर जा टिकी। जांग जितना ऐसे कट गया जैसे खीरे को चाकू से काटा हो। पल भर में वह कट गया। मैं उसे रोक नहीं पाया। जाल कटते ही काइथियन कुल्हाड़ी सीधे झाओ शाओलू पर जा गिरी। उसका शरीर मुझसे 2 हिस्सों में कट गया। अनगिनत खून की धार फूट पड़ी। झाओ शाओलू चीख पड़ी। वह बुरी तरह घायल हो चुकी थी। वह पीछे हट चुकी थी। उसके दिमाग से एक मानसिक लहर निकली। वहां मौजूद आम छात्र सिर पकड़कर जमीन पर दर्द से तड़पने लगे। क्योंकि मैं उसका सीधा सामना कर रहा था, मैं भी हैरान रह गया। यह पहली बार था जब मुझ पर कोई मानसिक हमला हुआ था। बाहर के राक्षस भी झाओ शाओलू की उस मानसिक लहर से प्रभावित होकर पागलों की तरह अंदर घुस आए। वे मेरा हाथ नोच लेना चाहते थे। तुम शाओजी को चोट नहीं पहुंचा सकते। राक्षसों को मेरी तरफ झपटता देख शावानरो की आंखें ठंडी पड़ गई। उसने अपनी छिंगलिन लॉन्गसोर्ड घुमाई। तलवार से कुछ बिजलियां निकली, जो मेरे इर्द हाइफन गिर्द घूमकर राक्षसों के पास आने का इंतजार करने लगी। शावानरो एक परछाई सी बनकर बाहर झपटी। अचानक बीशिया वज्र गिरी। अजगर जितनी बड़ी बिजली राक्षसों की तरफ दौड़ी। शावानरो ने एक क्रिस्टल बॉक्स अवशोषित किया था। वह साफ पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। बिजली ने सीधे 4-5 राक्षसों को मार गिराया। फिर उसकी तलवार एक ही बार में ढेरों राक्षसों को काट गिराती गई। उसके सामने ये राक्षस मानो सब्जी काटने जैसे आसान थे। बिजली चमकते ही गलियारे के सारे राक्षस शावानरो ने साफ कर दिए। ये सब मेरे लिए मुसीबत बन सकते थे। वह कभी बर्दाश्त नहीं करती। चेन जियान,
तुम पूरी तरह मेरे नियंत्रण में आ चुके हो, अब तुम भाग नहीं सकते। बुरी तरह घायल झाओ शाओलू न जाने कहां से ताकत जुटाकर मेरी तरफ मुड़ी। तुम्हें सच में लगता है तुम मुझे नियंत्रित कर सकती हो? मैं चौंक गया। मेरे शरीर से दो बवंडर फूट पड़े। ये मेरी एक और प्रतिभा थी। झाओ शाओलू का कमजोर मानसिक नियंत्रण। अगर मैं न होता तो शायद अब भी इस प्रतिभा को परखने के शुरुआती दौर में होता। उसका मानसिक नियंत्रण मुझे शक है, उसे मुझे छूने का हक भी नहीं मिलता। बवंडर उठते ही मुझे तुरंत होश वापस आ गया, बल्कि मेरी आंखें पहले से भी तेज चमकने लगी। ये कैसे हो सकता है? मेरा मानसिक नियंत्रण तो म्यूटेंट्स में सबसे ताकतवर है। तुमने इसे कैसे तोड़ दिया? झाओ शाओलू का चेहरा अविश्वास से भरा था, गहरे बदले की भावना के चलते। शुरुआती स्तर के मानसिक स्थिति वाले राक्षसों में वह वाकई बीच से ऊंचे दर्जे की थी। आम जागृत लोग शायद लंबे समय तक बेहोश पड़े रहते, और मैंने पल भर में इसे तोड़ दिया। इसने उसे झकझोर दिया। मैं हल्के से मुस्कुराया, ज्यादा सफाई नहीं दी। जब मैं हथियार को पूरी तरह काबू नहीं कर पाया तो मेरे घुटने झुके। अगले ही पल एक पीली चमक कौंधी। बस झाओ शाओलू का आधा हिस्सा ही बचा। पल भर में वे खून की बारिश में बदल गई। मांस के टुकड़े पूरे क्लासरूम में बिखर गए। चेन जियान, तुमने उसे मार डाला। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग चाहते हैं कि मैं लंबे वीडियो अपलोड करूं, लेकिन दोस्तों मैं अपनी आवाज़ खुद रिकॉर्ड करता हूं और पूरा वीडियो मोबाइल से ही एडिट करता हूं। इसलिए एक 20 मिनट का वीडियो बनाने में मुझे लगभग 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। इसी वजह से फिलहाल मैं लंबे वीडियो नहीं बना पा रहा हूं। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि जैसे-जैसे मेरा चैनल बड़ा होगा, मैं आपके लिए और भी लंबे और अच्छे वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। इसलिए अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक छोटा-सा सब्सक्राइब मेरे चैनल को जल्दी ग्रो करने में मेरी बहुत मदद करेगा।